हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। तो मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी, more stable is the oxidation state in aqueous medium। ये बात हमने कल वाले लेक्चर में भी पढ़ी है कि अगर आपको किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब उसकी जो आयोनिक फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है M2 प्लस M का और ये काफ़ी नेगेटिव वैल्यू है तो इसकी जो आयोनिक फॉर्म है वो काफ़ी स्टेबल होगी। M2 प्लस इज मोर स्टेबल देन मेटेलिक फॉर्म। सेम अगर आपको M3 प्लस ऑब्लिक M2 प्लस, अगर आपको इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिया जा रहा है, इज हाईली नेगेटिव। इफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ M3 प्लस टू M2 प्लस इज हाईली नेगेटिव, देन M3 प्लस एक्वस इज मोर स्टेबल देन M2 प्लस। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप बता सकते हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी ज़्यादा स्टेबल होने वाली है। तो हमारे पास पूरा डाटा है M2 प्लस से M का और M3 प्लस से M2 प्लस का। तो उस डाटा को देखकर आप बता सकते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है। तो उस डाटा को लिखते हैं। तो लिखेंगे ट्रेंड्स इन एसआरपी वैल्यूज। ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। तो यहाँ पर हम दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करने वाले हैं, एक M2 प्लस से M और एक M3 प्लस से M2 प्लस। तो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो सबसे पहले M2 प्लस का डाटा लिखते हैं। माइनस 1.63 वोल्ट, माइनस 1.18 वोल्ट, माइनस 0.90 वोल्ट, माइनस 1.18 वोल्ट, माइनस 0.44 वोल्ट, माइनस 0.28 वोल्ट, माइनस 0.25 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट और माइनस 0.76 वोल्ट। और अगर 3 प्लस की बात करें तो माइनस 0.37 वोल्ट, माइनस 0.26 वोल्ट, माइनस 0.41 वोल्ट, प्लस 1.57 वोल्ट, 0.77 वोल्ट, 1.97 वोल्ट और इनका डाटा आपको नहीं दिया गया है। तो अगर हम इन वैल्यूज को बहुत ध्यान से देखें तो लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में हमने बात की थी कि आप जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एट द स्टार्ट आपको दिखता है कि वैल्यू लेस नेगेटिव जा रही है। यहां तक अगर आप देख सकते हैं तो वैल्यू लेस नेगेटिव होती जा रही है, बट यहां पर देखेंगे अगर आप इस वाले केस में तो यहां पर वैल्यू मोर नेगेटिव हो गई। उसके बाद फिर अगर आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, लेस नेगेटिव हो रही है। और उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर वैल्यू फिर से क्या होगी, मोर नेगेटिव होगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसका रीजन दिया था। तो अगर किसी का एसआरपी बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो इसका मतलब जो उसकी आयोनिक फॉर्म है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब Mn2 प्लस
अगर हम यहाँ पे इस डाटा को देखकर बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो Mn2+ है वो ज्यादा स्टेबल है किससे, Mn से। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाती है, और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर वेरी स्टेबल, दैट्स व्हाई इसका जो एसआरपी है वो हाईली नेगेटिव है। सेम यहां पर जिंक का भी आप एसआरपी देख सकते हो तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो Zn2+ है वो ज्यादा स्टेबल है किससे, Zn से। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसका रीजन लिखा था कि जो Zn2+ आयन होता है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्टली फुली फिल्ड है, और एग्जैक्टली फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर वेरी स्टेबल, दैट्स व्हाई इसका जो एसआरपी है वो हाईली नेगेटिव है। तो अगर आप सिंपल वर्ड्स में इस बात को समझना चाहें तो जिसका एसआरपी हाईली नेगेटिव होगा उसकी आयोनिक फॉर्म बहुत ज्यादा स्टेबल होगी। यहां पर देखें अगर आप, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट 3 वैल्यूज हैं ये नेगेटिव वैल्यूज है। नेगेटिव वैल्यूज का मतलब ये है इनका जो M3+ फॉर्म होगा, इनका जो M3+ फॉर्म होगा वो हाईली स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2+ फॉर्म। तो और यहां पर आप देख सकते हैं इनका वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू ये इंडिकेट करती है, पॉजिटिव वैल्यू अगर है एसआरपी की पॉजिटिव वैल्यू है तो वो ये इंडिकेट करती है कि जो उसका आयोनिक फॉर्म है 3+ में वो लेस स्टेबल है किससे, उसकी 2+ फॉर्म से। तो इसीलिए तो अगर आप यहां पे देख सकते हैं जो मैंगनीज है, मैंगनीज का जो पोटेंशियल है 3+ का, Mn3+ से Mn2+, इसका जो पोटेंशियल दिया जा रहा है वो पॉजिटिव 1.57 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो ये Mn3+ फॉर्म है वो लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है तो ये तुरंत क्या करेगी, ये तुरंत एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तुरंत अपने आप को रिड्यूस कर Mn2+ बनाएगा। इस क्वेश्चन को लेकर भी हमने कल बात की है। तो बेस्ड ऑन द एसआरपी वैल्यूज आप ये बता सकते हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। इस बात को आप बहुत अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स को नोट करें इसके बेसिस पर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहीं पे लिखना शुरू करते हैं क्या, ठीक है, इसको रबी करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, CO2+ form is more stable in aqueous solution than CO3+ form। तो ये आप एसआरपी वैल्यूज को देखकर बोल सकते हैं। अभी अभी यहां पर आपने एसआरपी डाटा लिखा था, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो कोबाल्ट 3+ से कोबाल्ट 2+ का जो डाटा है वो काफी पॉजिटिव है, और इसकी वैल्यू है आपके पास 1.97। और अगर किसी का एसआरपी वैल्यू हाईली पॉजिटिव है तो उसकी जो आयोनिक फॉर्म होती है वो काफी लेस स्टेबल होती है। मोर नेगेटिव एसआरपी, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी, लेसर इज द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो CO3+ लेस स्टेबल होगा CO2+ से, क्योंकि इसका जो एसआरपी वैल्यू है वो काफी पॉजिटिव दिया जा रहा है। और ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है। कि जो 3D एलिमेंट्स है, अमंग 3D एलिमेंट्स which element have highest value of SRP in M3+, M2+ स्टेट। तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से पिक किया गया क्वेश्चन था और डाटा बेस्ड क्वेश्चन था। तो अभी अभी आपने डाटा नोट किया है, वहां पर आप डाटा को देखकर बताएं कि कौन से एलिमेंट का एसआरपी मैक्सिमम है। तो उसका आंसर है कोबाल्ट। कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 2+, इसकी वैल्यू मैक्सिमम है 1.97। तो इसका आंसर क्या था, कोबाल्ट।
तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि CO2+ इज मोर स्टेबल देन CO3+ फॉर्म इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि जो CO3+ है उसका SRP हाईली पॉजिटिव है, तो वो CO3+ से तुरंत क्या बना लेगा, CO2+ बना लेगा। इसका मतलब CO2+ ज्यादा स्टेबल है। बट अगर यहां पर आप बात करें CO3+ इज मोर स्टेबल इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देन CO2+ because of high CFSE released। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CO2+ ज्यादा स्टेबल होता है CO3+ से एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन CO3+ ज्यादा स्टेबल होता है CO2+ से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, बिकॉज CO3+ का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, तो वो लाइगेंड को बहुत टाइटली अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, और जिस कंपाउंड में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CFSE अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो इस बात को बहुत अच्छे से आप नोट कर ले। कंपाउंड जैसे कि CONH3 3+, ये कॉम्प्लेक्स है जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे COH2O 3+, एटसेट्रा। नोट करें इस बात को। पॉइंट नंबर 2, तो अगर अभी आपने डाटा देखा तो वहां पर हमने कॉपर 2+ का डाटा लिखा है, कॉपर 2+ टू कॉपर, जिसकी वैल्यू है +0.34। हाँ जी, आप बताएं क्या इसका आयोनिक फॉर्म स्टेबल होगा? आंसर करें कमेंट्स में। तो आप जानते हैं कि अगर किसी का पॉजिटिव SRP है तो उसकी आयोनिक फॉर्म बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, लेस स्टेबल होती है। तो यहां पर आप कह सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू ऑफ SRP of copper 2+ to copper shows that copper has very less tendency to form copper 2+ ion। पॉजिटिव SRP का मतलब होता है उसकी आयनिक फॉर्म अनस्टेबल है, तो क्या ये कॉपर 2+ बनाना चाहेगा? नहीं बनाना चाहेगा। इसका मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करना चाहता। दैट्स वाई कॉपर डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस विद dilute acids like HCl, H2SO4 एटसेट्रा। क्योंकि कॉपर 2+ आयन काफी अनस्टेबल है, तो क्या कॉपर 2+ आयन बनाना चाहेगा? नहीं बनाना चाहेगा। दैट्स वाई कॉपर डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम dilute एसिड्स। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। इस पॉइंट के बारे में हमने कल भी बात की थी। इसका जो पॉजिटिव SRP होता है वो क्यों होता है? पॉजिटिव SRP वैल्यू इज बिकॉज आप जानते हैं कि जो SRP वैल्यूज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? SRP वैल्यू डिपेंड करती है सब्लिमेशन पर, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पर, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पर एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी पर। बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं उनका हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से वो इन सबके समेशन को क्या कर देता है? ये डोमिनेट कर जाता है। यहां पर इनका जो समेशन आता है वो कम होता है, और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिव होती है। इस वजह से बाकी मेटल्स का जो SRP आता है वो नेगेटिव आता है। लेकिन कॉपर के केस में क्या होता है? कॉपर के केस में जो हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलती है वो लेस नेगेटिव निकलती है, और वहां पर जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई।
अब सेकंड आई बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इस सब का जो समेशन होता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, और क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम निकल रही है, लेस नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो कॉपर का आंसर आता है हमारे पास वो पॉजिटिव में आता है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही हो कि कॉपर का एसआरपी पॉजिटिव क्यों है। आप इसमें दो आंसर लिख सकते हैं। पहला आंसर लेस नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी यहां पे रिलीज होती है वो बहुत कम रिलीज होती है। या फिर आप लिख सकते हैं वेरी हाई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एनर्जी हमने दी है, तो जो एनर्जी दी है वो पॉजिटिव में होती है और जो एनर्जी रिलीज होती है वो नेगेटिव में होती है। पॉजिटिव वैल्यू बहुत ज्यादा है इस बार और नेगेटिव वैल्यू कम है, इस वजह से ओवरऑल आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कॉपर के केस में। बाकी मेटल्स में क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा रिलीज होती है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है ये, और जो एनर्जी सप्लाई की जाती है वो बहुत कम होती है। तो अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आता है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही हो, नोट करें इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी एनसीईआरटी से उठाया गया है। VF5 इज ओनली पेंटाहालाइड विच इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर एंड अदर pentahalides undergo hydrolysis to form oxohalides। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो स्टेबलाइज करते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन। जनरली जो एलिमेंट्स होंगे अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जा रहे हैं तो उनके जो कंपाउंड होंगे वो जनरली किसके साथ पाए जाएंगे, इधर फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। बिकॉज ऑफ दियर स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बॉन्ड को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं। तो कभी भी हमसे पूछा जा रहा है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट आर स्टेबलाइज्ड बाय, तो आंसर इज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी they stabilize higher oxidation state, they have high tendency to stabilize higher oxidation states। और जो हमारे पास यहाँ पर अदर हैलाइड्स होते हैं वो हाइड्रोलिसिस में चले जाते हैं क्योंकि वो उतने स्टेबल नहीं होते, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है तो वो बॉन्ड को उतना स्टेबलाइज नहीं कर पाते। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे VOX3 टाइप, इट ऑल्सो फॉर्म ऑक्सोकटायंस। ऑक्सोकटायन जैसे यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, VO3+ या फिर VO2+, तो इनको हम बोलते हैं ऑक्सोकटायंस। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड्स इज देयर इंस्टेबिलिटी इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा ये, और इसका रीजन भी बहुत अच्छा है। क्या रीजन है, अगर आप बात करें तो कॉपर +1 में भी एग्जिस्ट करता है, बट हम बात करें तो CuF डज नॉट एग्जिस्ट।
CuF डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लें इसको, CuF डज नॉट एग्जिस्ट, वाई? अगर हम Cu की बात करें तो जब Cu को F2 के साथ रिएक्ट किया जाता है तो जो फ्लोरीन है ये एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये Cu को ऑक्सीडाइज कर देता है और सीधा क्या बना देता है, CuF2 बना देता है। क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा है तो ये CuF बनाता ही नहीं है, ये CuF को सीधा किस में कन्वर्ट कर देगा, CuF2 में कन्वर्ट कर देगा। दैट्स व्हाई CuF डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो फ्लोराइड्स होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेस स्टेबल होते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज ऑफ हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन। नोट करें इस बात को। तो बिकॉज फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it directly oxidize copper to CuF2 which is more stable। तो इस बात को बहुत अच्छे से आप नोट कर लें। तो CuF एग्जिस्ट नहीं करता, CuCl एग्जिस्ट करता है, CuBr एग्जिस्ट करता है, लेकिन CuF एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि फ्लोरीन इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर को सीधा किस में कन्वर्ट कर देता है, CuF2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, next another important point, CuI2 and FeI3 does not exist। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एक। अभी अभी आपने देखा कि CuF2 होता है, CuF2 एग्जिस्ट करता है लेकिन CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसा क्यों? तो अगर हम यहां पे बात करें कि जब कॉपर आयन I- के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो I- है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये बिहेव करता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो यहां पर होता क्या है, I- अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है I2 में और कॉपर आयोडाइड फॉर्म करता है। ये I2 भी बना सकता है और वो I3- भी बना सकता है। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो I- है वो किस में कन्वर्ट, अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, I2 में कन्वर्ट कर लेता है। दैट्स वाई जो Cu2+ है वो सिर्फ कौन सा कंपाउंड बना पाता है, Cui फॉर्म कर पाता है। सेम अगर आप बात करें जब Fe3+ I- के साथ रिएक्ट करता है, अगेन I- एक रिड्यूसिंग एजेंट है और यहां पर जो Fe3+ है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो I- अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, I- अपने आप को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर लेता है, I2 में। और Fe3+ से क्या बनता है, FeI2, सॉरी Fe2+। तो बिकॉज जो आयोडीन होता है, इसका जो आयोडाइड आयन है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, दैट्स वाई CuI2 फॉर्म नहीं होता और FeI3 फॉर्म नहीं होता। नोट करें इस बात को।
नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैनी Cu plus compound in aqueous solution undergo disproportionation reaction, which means copper plus is less stable than Cu2 प्लस। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की है कि जो कॉपर प्लस होता है और जो कॉपर 2 प्लस होता है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो अगर आप यहां पे कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखेंगे तो आप आंसर गलत कर बैठेंगे। कॉपर प्लस की कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 और कॉपर 2 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन है 3d9। तो बच्चा यही सोचता है कि कॉपर प्लस के पास 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो ज्यादा स्टेबल है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहां पर कॉपर 2 प्लस एक्वस फॉर्म में बात हो रही है, तो कॉपर 2 प्लस का चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और जिसका चार्ज ज्यादा होता है यानी कि जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसका साइज बहुत छोटा होता है, और जिसका साइज बहुत छोटा होता है उसके अराउंड वाटर की लेयर बहुत अच्छी बनती है। तो वाटर की लेयर अगर बहुत अच्छी बन रही है तो किसके अराउंड बनेगी, वो कॉपर 2 प्लस के अराउंड। तो कॉपर 2 प्लस बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉपर +1 आयन। तो जितने भी कॉपर +1 कंपाउंड हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं टू फॉर्म कॉपर 2 प्लस एंड कॉपर। तो कॉपर 2 प्लस की बात करें तो कॉपर 2 प्लस एक्वस is more stable than copper plus because copper 2 plus has high charge density and gets hydrated to large extent। बहुत अच्छा हाइड्रेशन होता है इसका एंड रिलीज हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी देन कॉपर प्लस एक्वस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हैव हाई टेंडेंसी टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बिकॉज of their small size and high electronegativity, they form strong bonds with elements in higher oxidation state। तो जनरली जितने भी एलिमेंट्स हैं हम जानते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं फ्रॉम +2 to +7। तो ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं इनमें जो कंपाउंड है या तो वो जनरली ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाए गए हैं या तो वो जनरली फ्लोराइड्स की फॉर्म में पाए गए हैं। ये दो ही फॉर्म में क्यों पाए गए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो ये जो एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। दैट्स व्हाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबलाइज्ड बाय ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास है MnO4-1, MnO4 2-, Cr2O7 2-, CrO4 -2-। और बात करें अगर हम
CrF6, VF5 etc. तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर ओनली स्टेबलाइज्ड बाय ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और अगर हम इन दोनों में से भी बात करें कि इन दोनों में से भी ज्यादा स्टेबलाइज कौन करता है, तो वो है ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद एलिमेंट्स। फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म नहीं करता, फ्लोरीन के पास पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं है। तो आउट ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन विच वन हैव मोर टेंडेंसी टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन हैव more tendency to stabilize higher oxidation state